हम लोग फाइंड कर चुके हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस तरीके से वैद्युत फ्लक्स की कल्पना कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की कल्पना किए हुए हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या ये हो जाएगा सरफेस एरिया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉसेस थ्योरम के जो एप्लीकेशन है, गॉसेस थ्योरम किस तरीके से कार्य करता है, आखिर में गॉसेस थ्योरम का प्रयोग क्यों किया गया। क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं कि कूलम्स लॉ की सहायता से आसानी से हम लोग किसी भी पॉइंट पर, किसी भी, चाहे तो वो स्पेयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोई वायर हो, आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, गॉसेस लॉ का प्रयोग करते हैं। गॉसेस लॉ की सहायता से बहुत आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग इसमें हेडिंग बना लेंगे गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन हो जाएगा फर्स्ट। और फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी कोई यहाँ पर एक वायर होगा जो इनफाइनाइट माना जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो कोई ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होता है। ये वायर नॉर्मली होता है छोटा सा, ये नहीं है कि ज़्यादा लंबा होगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि लंबा वायर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफाइनाइट वायर कैसे बन जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सपोज स्टेट मान लेते हैं कि इतना बड़ा ये लेंथ है, ये ब्लॉक जो है इतना बड़ा है, और इसमें हमें इस छोटे से पॉइंट पे बात करना है। तो हम लोग इस छोटे से पॉइंट की कंपेयरिंग इस पूरे ब्लॉक से करेंगे तो देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इसके तुलना में बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है। अर्थात देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है इसके तुलना में बहुत ही कम है। तो इसके लेंथ की तुलना में ये जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इतना बड़ा वायर भी अगर है तो वो हम लोग इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो सपोज दैट ये हम लोग वायर की कल्पना कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये इस वायर पर जो चार्जेस हैं वो प्लस क्यू है, जो एक समान रूप से वितरित है। यानी प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित है, और इसका जो लीनियर डेंसिटी है वो हम लोग मान के चल रहे हैं लैम्डा है। यानी इसका जो रेखीय घनत्व होगा वो लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो पी पॉइंट है यानी इसका जो सरफेस है, वैसे तो हम लोग कोई पी पॉइंट मान के चलते हैं, ये पी पॉइंट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करके देना है कि ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। इस वायर की सहायता से इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन जो सरफेस है, कोई गॉसियन सरफेस, एक काल्पनिक सरफेस की हम लोग कल्पना करते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट ये हम लोग का वायर है और इसे हम लोग इसके अंदर ले जाते हैं। ये आ गया वायर, इसके अंदर है, और ये जो सरफेस बनकर आ रहा है, ये जो सरफेस है ये हम लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा कोई सरफेस ये बना हुआ है। और इसके किसी पॉइंट पर यानी यहाँ पर इस वायर की सहायता से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करके देना है कि इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। यानी इस सरफेस हम लोग इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, और इस सरफेस के द्वारा इस पॉइंट पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है। इसकी कल्पना करने के लिए पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें ये ध्यान देंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं पी पॉइंट के आसपास में। वो ये एरिया जो है डीए है, जो बहुत ही सूक्ष्म एरिया है। और यहाँ पर इसके सरफेस पर यानी ऊपर एक होलो टाइप का, यानी कोई हॉलो टाइप का है सरफेस। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई यहाँ पर पॉइंट है एम, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक्स लाइन जो है इधर से आ रही होंगी, यानी यहाँ से आ रही होंगी, और इधर क्रॉस कर रही होंगी, इधर क्रॉस कर रही होंगी, यानी इसके चारों ओर, यानी इसके चारों ओर इस टाइप से इलेक्ट्रिक्स लाइन जो होंगे इस वायर से निकल रहे होंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट एम है और यहाँ पे एक पॉइंट पी है। अब हम लोग ये पता लगाएंगे कि ये जो इस गॉसियन पृष्ठ है इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर एरिया ये डी ए है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हो जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका भी डायरेक्शन इसी दिशा में होगा। तो ये एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे, परस्पर समानांतर हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये सरफेस है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके,
और इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर आएंगे और एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। तो इस स्थिति में अगर हम लोग यहाँ पर फ्लक्स की कल्पना करें तो हम लोग मान सकते हैं कि वक्र पृष्ठ यानी ये जो सरफेस है, वक्र पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कल्पना करेंगे, एक तो इस पृष्ठ के कारण, ये जो पृष्ठ बना हुआ है एक इसके कारण, यानी ये जो सरफेस है एक इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना करेंगे, और एक ये सरफेस जो है या नीचे का जो सरफेस है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना बनेगा इसकी हम लोग कल्पना करके चलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं φ1 इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, और ये dp पर हम लोग क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे dp के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी छोटे से एरिया के लिए हम लोग dp का प्रयोग कर रहे हैं और इस पूरे सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग φp को लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल सरफेस हो जाएगा ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जानते ही हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो जाता है। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर परस्पर कितना डिग्री के कोण पर हैं, तो 0 डिग्री पर पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण सेम डायरेक्शन है, इसी कारण इनके बीच का डिग्री कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं φ1 इक्वल टू ई, ये कांस्टेंट है, cos 0 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल dA हो जाएगा। और यहाँ पर dA का इंटीग्रल अगर करते हैं तो 1 का इंटीग्रल जो हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ पर φ1 इक्वल टू हो जाएगा e इंटू ए हो जाएगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है वो है कैसा, एक सिलेंडर नुमा, और सिलेंडर का जो सरफेस होता है एरिया वो हो जाता है 2πr। मान लेते हैं कि ये सरफेस जो एरिया है, ये सरफेस जो है इसका जो लेंथ है यानी इसकी जो हाइट है, जो हम लोग मान के यहाँ पर लंबाई मान के चले हैं वो है कितना, l है, इसलिए h के स्थान पर हम लोग l रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा φ1 इक्वल टू ई इंटू 2πr इंटू एल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस सरफेस के लिए, पॉइंट m के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कल्पना करेंगे तो φ2 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल a, आई हो जाएगा φm हो जाएगा, पॉइंट m के लिए इंटीग्रल ले रहे हैं तो पूरे सरफेस से हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो φ2 का वैल्यू हो जाएगा ई कॉस 90, और ये हो जाएगा इंटीग्रल सरफेस डी ए हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं ए कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर φ2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ के बाहर यानी इस सरफेस से जो बाहर की ओर हम लोग बात कर रहे हैं गुजरने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा कितना, इन दोनों ही कंडीशन को, इसे और इसे दोनों को ऐड कर लेंगे। तो φ इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2 हो जाएगा। φ1 का वैल्यू कितना है, ई इंटू 2πr इंटू एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ से तुम लोग देख रहे हो φ का वैल्यू कितना आ गया, फाई का वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है ई इंटू 2πr इंटू एल हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, गॉसेस लॉ से बात करते हैं। तो जो हम लोग का गॉसेस लॉ होता है, गॉसेस लॉ, वो हो जाता है φ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू को रख सकते हैं। तो φ का वैल्यू हो जाएगा कितना, ई इंटू 2πr इंटू एल, आई हो जाएगा क्यू, आई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करके देना है, और क्यू हम लोग का चार्ज है तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2πr इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन ये जो लॉन्ग वायर है इसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर रेखीय जो घनत्व होगा तो लैम्डा इक्वल टू जानते हैं क्यू बाई एल हो जाता है। ये तुम लोग का लीनियर डेंसिटी हो जाता है, डेंसिटी। तो जो लीनियर डेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाई एल के रूप में काम करेगा। और इस वैल्यू को हम लोग सीधे यानी क्यू का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, इसका वैल्यू रख लेंगे। तो ई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, और ये हो जाएगा 2πr इंटू एल हो जाएगा, और इंटू में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, ये हो जाएगा वैल्यू एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा बाई
टू, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन टू आर, ये हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, और 2 का ऊपर और 2 का नीचे अगर मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इस तरीके से हम लोग आसानी से इस वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फर्स्ट का प्रयोग करके किसी भी एक लॉन्ग वायर, अगर इनफाइनाइट वायर है तो हम लोग किसी भी पॉइंट पर आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना कर सकते हैं। अगर इससे ये वीडियो तुम लोग को समझ आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, इसलिए ध्यान रखोगे। इसे नोट कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पास करना।